सो हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि ऋषभ त्यागी सर आए हैं सीएस सिद्धांत बैच में, जो हमारे एक्जी वाले बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं बेहतरीन तरीके से, उसका एक नए चैप्टर पर। और चैप्टर का नाम है रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स। और ये देखिए, ये देखिए, ये पढ़ाएंगे। अरे ये तो मैं ही हूं, अरे मैं ही हूं भाई, अरे मैं ही हूं। तो आज हम देखने वाले हैं वो सारी चीजें जो आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जब शेयर वाला चैप्टर कर रहे थे वहां पे आपने देखा था। जैसे कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, कैसे होता है, बाई बैक ऑफ शेयर क्या होता है, क्या क्या बाई बैक करते में आपको प्रोहिबिशन याद रखने हैं, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स क्या होता है। तो हम वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा। और मेरी गारंटी है बच्चों की, अब जैसे जैसे धीरे धीरे हम कॉर्पोरेट को खत्म करने की कगार पर पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो ऐसे ऐसे बिल्डअप हो रहा होगा इस तरीके से। इस सर एकदम मक्खन मलाई की तरह समझ में आ रहा है। और सर मक्खन मलाई से याद आया, डाइट पर है तुम्हारा भाई। चलिए वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या हो गया भाई, गुस्सा हो क्या? चलिए, ई शॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारी जो कंपनी होती है वो अपने कुछ वफादार एम्प्लॉइज को जब वो एक टाइम पीरियड को कंप्लीट कर लेते हैं तब उन्हें एक राइट देती है कि तुम हमारी कंपनी के इतने शेयर्स खरीदना अगर चाहो तो खरीद सकते हो। एक बात बताइए, मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए। ये दुकान मैंने बनाई, देखो ड्राइंग मेरी बहुत बेहतरीन है, ऑस्कर मिल चुका है मेरे को। ये ड्राइंग बचपन में सबने बनाई है। हाँ सर, दरवाजा भी बना दे रहे हैं, यहाँ थोड़े 4-5 कौवे भी हैं, ठीक है, पेड़ भी बना दे रहे हैं। आहा, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, ये पेड़ है, ठीक है। अब मान लीजिए एक शॉप है, घर नहीं है, लग रहा है घर, लेकिन देखो गब्बर सर ने बनाया है, आपके ऋषभ त्यागी सर ने बनाया है, तो इसे घर नहीं, इसे शॉप समझिए। अब ये एक शॉप है। अब इस शॉप पर मैं सामान लेने गया आज, पहली बार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है। मैं पहली बार इस दुकान पे सामान लेने गया, क्या मुझे पहले ही दिन जो दुकानदार है वो उधार देगा? क्या आप किसी शॉप पर जाते हो सामान लेने तो क्या पहले ही दिन वो आपको उधार दे देता है? नहीं सर। अगर रेगुलर जाते रहते हो, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो अगर आप पैसे लाना भूल गए या आप उधार खरीदने आए तो वो क्या कहता है, ले जाओ, बाद में आ जाएंगे, आप तो हमारे पुराने कस्टमर हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक एम्प्लॉई, देखो ड्राइंग मेरी काफी अच्छी है, ये हमारा है एम्प्लॉय, ये मान लीजिए हमारी एक गब्बर आर्मी का मेंबर है और ये एक कंपनी में काम करता है। ये जब कंपनी में ज्वाइन हुआ, ये हुआ मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 में, ठीक। ये कंपनी में ज्वाइन हुआ 1 अप्रैल 2022 में। कंपनी इसे इनकम दे रही है, सैलरी दे रही है इसकी। अगर क्या पहले ही दिन कंपनी साथ साथ इसे शेयर देगी? नहीं सर, भरोसा रखना पड़ेगा। कल को अगर ये आपकी कंपनी से जॉब छोड़ दे, 1 महीना करके जॉब छोड़ दे, तो भाई आपका नुकसान है। आप क्या करोगे, कुछ टाइम पीरियड यानी कि 1 साल 2 साल बाद, 2 साल बाद मान लीजिए हम, हमारा 1 अप्रैल 2024 में 2 साल पूरे हो गए। 1 अप्रैल 2024 में
ये जो एम्प्लॉय हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में 2 साल मेहनत से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, इनको आज यानी कब 1 अप्रैल 2024 को ऑफर करती है कि भाई आप अगर चाहो तो आज नहीं और कुछ टाइम बाद, अभी नहीं, तुरंत नहीं भाई। ऐसे मान लो मैं आपके सामने खड़ा हूं, हाँ भाई छोले भटूरे खाओगे, छोले भटूरे खाओगे, छोले भटूरे खाओगे। आपसे कोई कहे हेलो मैं आपसे प्यार करता हूं, आपसे शादी करना चाहता हूं, तो तुरंत जवाब नहीं देते, सोचना पड़ता है। तो ऐसे ही जब कंपनी अपने एम्प्लॉइज को 1 अप्रैल 2024 को एक ऑफर दे रही है, एक लेटर है जिसमें ग्रांट कर रही है कि अगर आप चाहो तो आज आपको ऑफर मिल रहा है, इतने टाइम बाद आप हमारी कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हो। आज नहीं, आज तो आपको ऑफर मिल रहा है, इतने टाइम बाद आप हमारी कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हो अगर करना चाहो तो। फॉर एग्जाम्पल अभी 1 अप्रैल 2024 की रेट चल रही है 50 रुपए पर शेयर, ठीक है, और आपको ऑफर किए गए 1000 शेयर, और आपसे कहा गया 2 साल बाद, 3 साल बाद आप इस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए तैयार हो। ये आपके लिए ऑप्शनल है, जरूरी नहीं खरीदो, आपकी मर्जी है। अब 2 साल बाद ये जो शेयर आपको यहां 50 का ऑफर किया जा रहा था वो हो गया 100 रुपए पर शेयर का, वो हो गया 100 रुपए पर शेयर का। अब यहां पर एम्प्लॉय ने सोचा कि मुझे तो 50 में मिल रहा है, क्यों ना मैं अभी 50 का खरीद के कल बेच दूं, उसको फायदा हो गया। लेकिन अगर ये 150 का हो रहा होता और उस समय 100 का हो गया तो एम्प्लॉय नहीं खरीदता। इसी को हम कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। हमारे कुछ एम्प्लॉयज को ये राइट दिया जाता है कि आप चाहो तो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। राइट कब दिया जाता है? कुछ समय बाद, जब वो समय पूरा हो जाता है उसे हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड। और जब ऑफर दिया जाएगा आपको, उसके बाद आप इतने टाइम बाद हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए लायबल हो जाओगे, ठीक है, तो वो हमारा क्या है? एक्सरसाइज पीरियड। हमारे ऊपर है, हमारी मर्जी है खरीदेंगे, हमारी मर्जी है नहीं खरीदेंगे, उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इनकी एंट्रीज क्या होती हैं वो सारा आपने शेयर्स वाले चैप्टर में पढ़ा है। बेसिकली अभी आपने क्या देखा, क्या होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान? जब एक एम्प्लॉइज, हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो एक टाइम पीरियड पूरा कर लेते हैं, उन टाइम पीरियड पूरा करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाता है जिसे हम ग्रांट कहते हैं कि भाई हमें लगता है कि आप हमारे भरोसेमंद एम्प्लॉय हो, आप दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रहे हो, तो हम आपको अधिकार देते हैं, आज नहीं, आज तो हम आपको एक ऑफर सा दे रहे हैं कि इतने साल बाद आप हमारी कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हो इस रेट में जो हम आज आपको बोल रहे हैं। अगर भविष्य में रेट ज्यादा होगी खरीद लेना, नहीं होगी मत खरीदना, खरीद के बेचना चाहो बेच देना, जो हमारे ऊपर है। ये एक ऑब्लिगेशन नहीं है, आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, आपका मन है खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है मत खरीदो। मैं जबरदस्ती कर रहा हूं क्या? नहीं कर रहा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, ESOP मीन्स एक स्कीम अंडर विच द कंपनी ग्रांट्स मतलब एक राइट देती है आपको, लेकिन ये राइट ऑब्लिगेशन नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर है, ठीक है। किसको? एम्प्लॉय को, कि वो हमारी कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है प्री डिटरमाइंड प्राइस, जो पहले 2 साल बाद शेयर खरीद सकता है। उस समय जो प्राइस चल रही होगी उससे मतलब नहीं है, 2 साल पहले जब आपको एक ग्रांट दिया गया उसमें जो प्राइस थी उसके हिसाब से आप खरीद सकते हो। अगर आपको लगता है कि शेयर की प्राइस बढ़ गई है तो खरीद लो, नहीं खरीदना है मत खरीदो,
आपकी मर्जी है, आपका एक राइट है, इस्तेमाल करना है करो, नहीं करना है मत करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सेक्शन 2 सब सेक्शन 37 कंपनीज एक्ट 2013 का कहता है डेट द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मींस द ऑप्शन गिवन टू द होल टाइम डायरेक्टर। मतलब कौन कौन एम्प्लॉय, जो हमारे होल टाइम डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ऑफिसर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, विच गिव सच डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय द बेनिफिट और राइट टू परचेज और सब्सक्राइब एट ए फ्यूचर। लेकिन अगर किसी के पास, किसी डायरेक्टर के पास हमारी कंपनी के 10% शेयर्स ऑलरेडी हैं, 10% शेयर्स ऑलरेडी हैं, आप उनको अधिकार नहीं दे सकते हो ईशॉप का, याद रखिएगा, उनको अधिकार नहीं दे सकते हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं उनको अधिकार नहीं दे सकते हो ईशॉप का, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 10% से ज्यादा या 10% कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी पहले ही बहुत खाना खा चुका है ना। अब तुम्हारे सर डाइटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब खा खा के भर गए हैं, अब जो फैमिली पैक है उसको 6 पैक बनाने का टाइम आ गया है। चलिए, हाँ जी, ये देखिए सर्किल है। सबसे पहले आपको रिसीव होता है एक ग्रांट कि भाई ये लो, आपके पास आज से 2 साल बाद एक राइट आ जाएगा कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। लेकिन अभी आपको ऑप्शन मिल रहा है तो वो आपका एक वेस्टिंग पीरियड है, वो क्लियर हो जाएगा तो फिर आपका एक एक्सरसाइज पीरियड आएगा। फिर आपको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो, फायदा हो रहा है तो उसे खरीद के बेच दो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहां पे इसकी मीनिंग दे रखी है 1 by 1। ग्रांट का मतलब क्या होता है, मींस गिविंग ऑन ऑप्शन, किसको, एम्प्लॉइज को, कि आप हमारे जो शेयर्स हैं वो प्री डिटरमाइंड प्राइस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं जिस दिन आपको वो मिला। अभी मैंने शुरुआत में आपको डेट दिखाई थी, 1 अप्रैल 2024 को बोला गया, उसको हम बोलते हैं ग्रांट डेट। वेस्टिंग वो प्रोसेस जो आपको 2 साल बाद आपको अधिकार मिल जाएगा। ऑप्शन मिला आपको, ज्वाइन किया था 1 अप्रैल 2022 को और ऑफर आया 1 अप्रैल 2024 को, तो ये जो 2 साल का पीरियड है वो हमारा क्या है, वेस्टिंग या वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्रीज है इसकी कि कैसे कैसे करी जाती है, इक्विटी कैसे सेटल की जाती है इस प्लान में, कैश कैसे सेटल किया जाता है कैश बेसिस पर। हाँ जी, चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ईशॉप क्लियर होगा आपको, ठीक, ईशॉप क्लियर है कि किसको मिलता है, एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉइज कौन हो सकता है, होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, एम्प्लॉइज हो सकते हैं, एक टाइम पीरियड को उन्हें क्रॉस करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ये ऑप्शन नहीं दे सकते, 10% जिन डायरेक्टर्स के पास शेयर है उनको ये ऑप्शन नहीं दे सकते, वो हमारा ईशॉप है। जिनको राइट मिल रहा है उनके ऊपर है, उनका मर्जी है तो शेयर लेंगे, नहीं मर्जी है तो नहीं लेंगे, एक राइट है उनके पास, एक ऑब्लिगेशन नहीं है। चलिए दूसरा है हमारा बाईबैक, बाईबैक ऑफ शेयर्स। बाईबैक ऑफ शेयर, बाईबैक ऑफ शेयर्स का मतलब है कि कंपनी अपनी ही इक्विटी शेयर्स, कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर्स वापस से खरीद रही है। वो चाहे इक्विटी शेयर होल्डर से ले सकती है, ओपन मार्केट से ले सकती, कहीं से भी ले सकती है, अपने ही शेयर्स को वो बाईबैक कर रही है, उसे हम कहते हैं बाईबैक ऑफ शेयर्स। और ये जो बाईबैक होता है वो इक्विटी शेयर्स का होता है, इक्विटी वो भी फुली पेड इक्विटी शेयर्स का, पार्शली पेड का नहीं, फुली पेड इक्विटी शेयर्स का बायबैक करती कंपनी। जिससे क्या होता है, कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, जो शेयर कैपिटल होता है वो कम हो जाता है। जब शेयर कैपिटल कम हो जाएगा तो हमारा जो अर्निंग पर शेयर होता है, ईपीएस जिसे हम कहते हैं, वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी जो अर्निंग है उसको डिवाइड किया जाता है किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। अब जब आपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बाईबैक कर लिए तो हमारे जो शेयर है वो क्या हो गए, कम हो गए। कम हो गए तो इससे हमारा अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, आप अगर 10% का बाईबैक कर रहे हो तो उसके लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन काफी है। 10% का बायबैक कर रहे हो तो उसके लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है हमारा वही हो जाएगा, उसी से आप 10% का बायबैक कर सकते हो। लेकिन
मैक्सिमम आप 25% तक कर सकते हो, उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब ये 25% का जो स्ट्रक्चर की रेट कैसे किया जाता है, जो भी हमारे इक्विटी शेयर्स हैं फुली पेड, जो भी हमारे इक्विटी शेयर्स हैं फुली पेड प्लस फ्री रिजर्व का 25% हम पहले से स्ट्रक्चर तैयार करके रखते हैं। बायबैक करने के बाद जो डेब्ट इक्विटी का रेशियो होता है वो 2:1 होना चाहिए। अगर आप बायबैक कर रहे हो तो बायबैक जब आपने किया उसके बाद जब दोबारा बायबैक करोगे उसमें कम से कम 1 साल का फर्क होना चाहिए, 1 साल का गैप होना चाहिए। जिन रिश्तों में ज्यादा गैप होता है वो ज्यादा बढ़िया रहते हैं। डेली बात करते रहोगे, डेली मिलते रहोगे, इज्जत का फालूदा होने में देर नहीं लगेगी। चलिए हम कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में। बायबैक ऑफ शेयर्स। When a company has substantial cash resource, कंपनी के पास पैसा है, अब उस पैसे को वो अपने शेयर्स, जो मार्केट में शेयर्स चल रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अभी जो हमारे शेयर्स इतने सेल नहीं हो रहे हैं, लोअर हैं, कम जा रहे हैं, उस समय अपने ही शेयर्स को वो क्या कर लेती है, खरीद लेती है। उसको हम क्या कहते हैं, बायबैक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिससे कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर देती है। अगर रिड्यूस करना चाहती है, करती है, तो इससे क्या होगा, इससे जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी निगाह भी तो इन पर रहती है। उनने देखा कि जब शेयर कैपिटल कम हो गई तो इसके लिए हमें उतना ही पैसा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डालना पड़ता है। जितने अमाउंट का आपने बायबैक किया उतने ही अमाउंट का आपको पैसा कहां डालना पड़ता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। फिर वो चाहे आपके जनरल रिजर्व से आया हो, फिर चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस से आया हो, फिर चाहे वो सिक्योरिटी प्रीमियम के हिसाब से आया हो। ठीक है। अब फ्री रिजर्व का मतलब ही क्या है, फ्री रिजर्व का मतलब है फ्री है, उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपको पेमेंट नहीं करना, वो तो आपने डिविडेंड बांटने के लिए रखा हुआ है, उसी में से आप क्या कर रहे हो, बायबैक कर रहे हो। चलिए, हाँ जी, ये कंडीशन दे रखी है, आपकी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें ऑथराइज होना चाहिए। कलर थोड़ा सा फेड लग रहा होगा, मैं बता दे रहा हूं, लेकिन फिर भी जनरल मीटिंग जो होती है हमारी, ठीक है, ऑर्डिनरी मीटिंग होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, एक ही बात है, उसमें आपको 10% की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको 25% करना है तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और जो आपका रेशियो होता है वो बायबैक करने के बाद डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, तो डेब्ट मतलब सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड। डेब्ट का मतलब क्या आ जाएगा, डेब्ट का मतलब सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड, ठीक है। और इक्विटी में क्या आ जाएगा, इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व। इसका रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए, ठीक है। ये सारी कंडीशन है। अगर आप बायबैक करते हो तो आपको जो बायबैक करने का टाइम पीरियड है, अगर आपने आज बायबैक किया है तो अगला जो बायबैक आप करोगे उसमें कम से कम 1 साल का डिफरेंस होना चाहिए। कितने का, 1 साल का डिफरेंस होना चाहिए। आप अपना जो शेयर्स आपके पास आए थे, जो पैसा आपने पहले इश्यू ऑफ शेयर्स से कमाया था, उसी पैसे से बायबैक नहीं कर सकते, उन्हीं शेयर्स का बायबैक नहीं कर सकते। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, देखिए ये चीज, अगर ऐसा हुआ है तो आप बायबैक नहीं कर सकते। कैसा हुआ है, सेक्शन 92, अगर आपने एनुअल रिटर्न नहीं भरे हैं, आपने पेमेंट ऑफ डिविडेंड का डिक्लेरेशन ही नहीं करा है, आपने अभी डिविडेंड का पेमेंट ही नहीं करा है, आपने ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट नहीं दिया है। स्केड्यूल 3 याद है ना, वहां पर कहता था कि हमारा जो रिपोर्ट होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। हालांकि वहां पर जो इंश्योरेंस कंपनी थी, बैंकिंग कंपनीज थी, वहां पर उसको काम नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर अलग से एक्ट बना हुआ था। अब अगर बारी आए मोड्स ऑफ बायबैक की, किस किस तरीके से आप बायबैक कर सकते हो,
अ कंपनी में बाय बैक इट्स शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब इनमें से किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी होल्डर्स ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस थ्रू द टेंडर ऑफर देते हैं। फिर आपका ओपन मार्केट होता है, वहां से हम कर सकते हैं। बुक बिल्डिंग मेथड से कर सकते हैं। बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है कि आपने देखा होगा, जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू कर रही होती है तो वो आपको फिक्स नहीं बताती कि 10 रुपए का शेयर है या 15 का शेयर है, आपको गैप देती है 10 से 15, 20 से 25, 30 से 35। उसको हम हमारा कहते हैं बुक बिल्डिंग मेथड। चलिए, हाँ, अकाउंटिंग आपने पढ़ी ही है। बायबैक में जब हम अकाउंटिंग करते थे, बायबैक में ध्यान है ना, जब अकाउंटिंग करते थे तो पहले शेयर्स को बायबैक करते थे, उसके बाद पेमेंट करते थे, पैसा जाता था, फिर जितना पैसा जाता था उतना ही पैसा हम कहाँ ट्रांसफर करते थे, CRR में, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। तो वही अकाउंटिंग हमें यहाँ पर भी करनी है। इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, आपको इतना मालूम है कि हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो हमारे बेटे की तरह हैं, हमारे बेटे की तरह हैं। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कह सकते हो कि बेटा ही है लेकिन वो दामाद के रूप में है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम पहले प्रेफरेंस दे रहे थे भाई, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर मेन इंसान है हमारे घर का, बेटा है हमारा। तो अब इक्विटी शेयर होल्डर जितने भी होते हैं उन सबके पास क्या होता है, वोटिंग राइट्स होता है। क्या होता है, वोटिंग राइट होता है। अब इसी इक्विटी शेयर होल्डर्स में कुछ ऐसे टाइप के भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट्स होता है। मतलब इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट होता है। डिफरेंशियल राइट का मतलब इतने शेयर्स पर आपको इतना परसेंट मिलेगा, इतने शेयर्स पर आपको इतना परसेंट वोटिंग राइट मिलेगा, इतने शेयर्स पर आपको इतना परसेंट वोटिंग राइट मिलेगा, अलग अलग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के। तो इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो कि आपने अगर कोई पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया है, आपने कोई पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया है, आपको डिविडेंड देना था, डिविडेंड नहीं दिया है, आपका कोई मैच्योरिटी पीरियड हो गया है, मैच्योरिटी का टाइम हो गया है, अभी भी आपने पेमेंट नहीं करा है, उस समय आप इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट को नहीं इशू कर सकते। ऐसे शेयर आप उस समय इशू नहीं कर सकते। हाँ, आपको पेमेंट करना था, अब आपने पेमेंट कर दिया, जो डिफॉल्ट था वो था, मान लीजिए आपको 2021 को पेमेंट करना था और आपने 2021 में ही अप्रैल में पेमेंट कर दिया या 2022 में ही पेमेंट कर दिया, तो जब आपने पेमेंट कर दिया उसके कम से कम 5 साल बाद आप हमारे इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स को इशू कर सकते हो। देन आप जब भी इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट को इशू करो, आपका जो वोटिंग राइट्स है वो 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो वोटिंग राइट्स हैं वो 100% है। अब उसमें हम दो तरीके के शेयर होल्डर्स देख रहे हैं, एक इक्विटी शेयर होल्डर्स नॉर्मल है जिनके पास वोटिंग राइट है, एक इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट के साथ है। तो जो हमारे ऐसे पर्सन जिनके पास इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स हैं, उनके पास जो वोटिंग राइट है वो 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बचा हुआ 26% किसके पास होना चाहिए, जो नॉर्मल हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो वही दे रखा है आपके पास, ये रखा है आपका इक्विटी शेयर डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल मे बी इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट और इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड वोटिंग, या किसी और फॉर्म में लिया गया हो। अ कंपनी में लिमिटेड बाय शेयर शैल इशू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड, या वोटिंग राइट दे या अलग डिविडेंड राइट दे, जैसा भी है, लेकिन वो कंपनी क्या होनी चाहिए, लिमिटेड बाय शेयर्स होनी चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ऑथराइज द इशू ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल राइट, जो आपका एओए होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें ये चीजें मेंशन होनी चाहिए।
उसके बाद द इशू ऑफ शेयर इज ऑथोराइज्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास्ड एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स वेयर द इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। द इशू ऑफ सच शेयर शैल बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर थ्रू पोस्टल बैलेट। आपको उसके लिए एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के साथ, प्लस शेयर होल्डर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भाई हम इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट के साथ इशू करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, विद डिफरेंशियल राइट का इशू करना चाह रहे हैं, क्या आप हमें अनुमति देंगे? The voting power in respect of share with differential right of the company shall not exceed 74%। जो आप अभी बताया था मैंने आपको, जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं विद डिफरेंशियल राइट, उनके पास 74% से ज्यादा अधिकार नहीं होना चाहिए। ये जो पॉइंट है इनको घोल के पी जाना। अगर सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आएगा आ सकता है ऐसे में, ठीक है ना। 74% of the total voting including voting power in respect of equity share with different issue by at any point of time। कंपनी के पास अगर कोई डिफॉल्ट पेमेंट है, अभी अगर डिफॉल्ट कर दिया, पैसा नहीं दिया है, जो भी मैंने बताया था, पैसा नहीं दिया है आपने, डिविडेंड नहीं दिया है, किसी चीज की मैच्योरिटी पीरियड हो गया है, वो भी अभी पेमेंट नहीं करा है, ऐसे केस में आप इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स को इशू नहीं कर सकते हैं। ऐसे केस में आप इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स को इशू नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो उस पेमेंट के कम से कम 5 साल बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। वही यहां पर कह रहा है पेमेंट वाला। चलिए अब ये एनेक्चर है जो आपने पीछे पढ़ा उसी के बारे में, तो मैं दोबारा से आपके की पॉइंट्स हाईलाइट कर दूं। सबसे पहले अभी हमने देखा था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसमें आपने देखा था कि एक एम्प्लॉय एक टाइम पीरियड को पूरा करता है, उसके बाद आप उसे ग्रांट देते हो, एक ऑफर देते हो एक तरीके से कि आप इतने साल बाद, अभी तो इतने साल काम कर लिया, अब इतने साल बाद आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, और जो आज रेट बता रहा हूं उस रेट से जो कल रेट होगी, अगर आपको लगता है फायदा होगा तो खरीद लेना, नहीं लगता है फायदा नहीं होगा मत खरीदना, आपके ऊपर है। फिर आपने देखा बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स में आपने क्या देखा कि कंपनी अपने ही शेयर्स को खरीदती है, अपने ही शेयर्स को खरीदती है अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए, जिससे हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है, रिटर्न ऑफ कैपिटल हमारा बढ़ जाता है। लेकिन जितना पैसा आपने बायबैक में यूज करा उतना पैसा आप CRR में भी डालेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते आपके शेयर होल्डर्स, जो लोग आपकी कंपनी में निगाह लगा कर बैठे हैं, आप उन्हें दुखी नहीं करना चाहते बाबा, है ना। उसके बाद आपने देखा इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, उसमें आपने देखा कंपनी इशू कर सकती है, उनका जो ओवरऑल होता है वो 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल वोटिंग राइट्स, ठीक है ना। और कुछ कंपलसरी चीजें होती हैं, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पेमेंट में, हमारे शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसे इशू कर सकते हैं। अब इसमें एक जो लास्ट बचता है एक और, जो आपने पढ़ा था अंडर राइटर्स। ये जो चैप्टर है ये आप सारी चीजें एक तरीके से पढ़ चुके हो शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, 1 बाय 1 आपने पढ़ा था, और उसके बारे में भी थोड़ा आपने जाना था, डिटेल में जाना था, और आपने एंट्रीज भी करी थी, मैंने डीपीपी में क्वेश्चंस भी दिए थे। बट ये चैप्टर अलग से दिया गया है, स्पेशली क्यों दिया गया आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है थ्योरी को और बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ये चैप्टर आपको दिया गया है, क्वेश्चन थोड़े से अच्छे छोटे मोटे क्वेश्चन देने के लिए आपको दिया गया। अब अंडर राइटर्स का क्या काम है, मैंने आपको बताया था कि एक केस होता है कि जब आपने अपने शेयर्स को इशू करा तो उस पर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम 90% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90%। आपने जब शेयर निकाले मार्केट में तो आपको कम से कम 90% का जो सब्सक्रिप्शन वाला केस है वो पूरा होना चाहिए। अगर 90% वाला सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ तो जितना पैसा आया है आपको वो वापस करना पड़ेगा। जितना पैसा आया आपके पास वो आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अब सर अगर ऐसा हो तो कंपनी ने इसके लिए कुछ ना कुछ तो काम किया होगा,
कंपनी ने इसके लिए कुछ ना कुछ काम तो किया होगा कि अगर मेरा 90% का ये जो सब्सक्रिप्शन है वो अगर पूरा नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा उस केस में। तो उस केस में हमने कुछ शेयर अंडर राइटर्स की मदद से भी क्या करवाए हैं, ताकि हमारा ये जो 90% वाला केस है वो हो जाए कंप्लीट, ताकि हमारा ये जो 90% वाला रूल है, 90% वाला केस है वो कंप्लीट हो जाए कैसे भी। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो चीज है अगर 90% से कम रह गई तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पैसा वापस करना पड़ेगा। इसके लिए अंडर राइटर्स को उन्हें कमीशन भी देनी पड़ती है कभी कभी, जिसका एक पूरा फॉर्मूला था ना ग्रॉस लायबिलिटी निकालने का, जिसमें आपने देखा था कि कितने शेयर्स हमने अंडर राइटर्स को दिए, कितने परसेंट हमने शेयर्स अंडर राइटर्स को दिए, एक को दिए सारे या 2-3 को दिए, फिर कितने शेयर्स उनकी वजह से सब्सक्राइब हुए वो घटा देते थे, फिर जो बचता था उसका रेशियो डिवाइड करके हम पूरा एक फॉर्मूला लगाते थे हमारे चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाले में। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने सारे के सारे शेयर्स अंडर राइटर्स को दे दी तो वो हमारा फुल ही हो गया, और आपने कुछ शेयर अपने पास रखे और कुछ अंडर राइटर्स को दे तो वो हमारा पार्शली अंडर राइटर्स हो गया। तो कुछ शेयर अपने पास रखा और कुछ उनको दे दिया तो पार्शली, और सारे के सारे अगर भैया तुम करवाओ, हमारा तो इतना दिमाग नहीं चलता है, आप ही करवाओ, तो हमारे फुली अंडर राइटर्स। अब मेरी बात सुनिए, पहले मैं पूरा एक बार समझाता हूं जो हमने आज पढ़ा। 4 टॉपिक है मेनली हमारे पास। सबसे पहला आपने देखा ई शॉप, जहां पर हमारे एम्प्लॉय एक वेस्टिंग पीरियड को कंप्लीट कर लेते हैं, तब उनके पास एक्सरसाइज करने का राइट मिलता है कि आप हमारी कंपनी के जो शेयर्स हैं इतने टाइम बाद खरीदने के लिए लायबल हो जाओगे। ठीक है ना, एलिजिबल हो जाओगे, लायबल क्यों, एलिजिबल हो जाओगे। तो अब एलिजिबल हो जाओगे तो ये आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन नहीं है, एक जिम्मेदारी नहीं कि हाँ भी, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी आप सड़क पर जा रहे हो सामान लेने के लिए तो जबरदस्ती खींच लेते कस्टमर, आप आइए, अरे आइए बस, अरे आओ भाई साहब आओ। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपके ऊपर है, ये आपका राइट है, आपकी मर्जी है, करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो, ऐसी कोई आपके पास जबरदस्ती नहीं है, ये एक ऑब्लिगेशन नहीं है, एक राइट है। आपने देखा कि मेरे को आज जो शेयर मिल रहा है वो 40 का मिल रहा है और 2 साल बाद वो शेयर हो गया 100 रुपए का, तो हर इंप्लॉय सोचेगा यार खरीद ले रहा हूं, ऐसी क्या बात है, खरीद ले रहा हूं और कुछ देर बाद सेल कर दूंगा, फायदा हो जाएगा। लेकिन आज 40 का मिल रहा था, 2 साल बाद हो गया 20 का, क्यों खरीदूंगा भाई, लॉस हो रहा है। तो इसीलिए कहा गया है ये राइट है, आपकी मर्जी है, करना चाहो करो, नहीं मर्जी है मत करो। फिर आपने देखा था कि उसके लिए आपके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पूरा सर्कुलर है आपका, ग्रांट मिलता है, वेस्टिंग पीरियड होता है, फिर एक्सरसाइज होती है, फिर उसकी सेल होती है। देन आपने देखा बाईबैक, अपनी ही कंपनी के शेयर्स को हम जब बाईबैक करते हैं, अपनी कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, वो पैसा सीआरआर में डालते हैं, है ना। जर्नल से आपका 10% कर सकते हो, अगर आपको 25 करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बाईबैक करने के बाद डेप्ट ऑफ इक्विटी का जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए। डेप्ट में आपका सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड अपॉन इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व, ये चीजें आपकी उसमें आती है, और 2:1 नहीं होना चाहिए। जब आप बायबैक करते हो तो कम से कम दोबारा बायबैक में आपका कम से कम आपका 1 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए। फिर आपने देखा इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, इसके लिए आपके पास शेयर होल्डर्स का अप्रूवल होना चाहिए। आप कोई भी चीज लो, आप बायबैक लो, ई शॉप लो, आप इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट लो, सब में पहला पॉइंट तो सेम रहेगा आपका कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें ऑथोराइज होना चाहिए, मेन बात है ना। फिर आपने देखा कि 74% से एक्सीड नहीं करना चाहिए इक्विटी के वोट, जब डिफरेंशियल वाले हैं उनके पास जो वोटिंग राइट है वो 74% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वरना गोली चल जाएगी। ठीक है ना, 26% तो भैया मिनिमम इक्विटी जो हमारे वोटिंग राइट वाले हैं उनके पास होना चाहिए। अगर आपने कोई डिफॉल्ट कर रखा है पेमेंट करने में, उस समय आप नहीं कर सकते। अगर आपने डिफॉल्ट को पूरा किया है तो कम से कम जब पूरा किया उसके 5 साल बाद आप इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला कर सकते हो। फिर आपने देखा अंडर राइटर्स, क्या होते हैं अंडर राइटर्स, हाँ जी इसमें लिखा भी होगा आगे, बच्चों को दिखा देते हैं एक बार, ये देखिए अंडर राइटिंग एक एग्रीमेंट है विद और विदाउट कंडीशन, या तो कोई कंडीशन होगी या कंडीशन नहीं होगी, टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटी ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट व्हेन एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर ऑफ द कॉर्पोरेट और द पब्लिक डू नॉट सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटी ऑफर टू देम।
कंपनी ने शेयर होल्डर्स को शेयर्स निकाले थे, अब लग रहा है कि जितने शेयर्स निकाले थे उसमें जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला केस है वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो आपने कुछ शेयर किनको दे दिए, अंडर राइटर्स को दे दिए। अब वो कंडीशनल भी हो सकते हैं और अनकंडीशनल भी हो सकते हैं। व्हेन अ कंपनी गोज इन फॉर अ इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब पहली बार कंपनी शेयर निकालती है, इट मे फेस सर्टेन अनसर्टेनिटी अबाउट वेदर इट्स ऑफर ऑफ शेयर और अदर सिक्योरिटी विल बी सब्सक्राइब इन फुल और नॉट। जब कंपनी पहली बार शेयर निकालती है तो हर किसी को डर लगता है भाई हमारे शेयर 90% एक मार्जिन, बहुत बड़ा मार्जिन होता है भाई। 90% के लिए आप मेहनत कर रहे हो सीएस में, 90% आप लेके आओगे। ये जो 90% वाला होता है ये बहुत कामदार होता है। तो 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए आपको लग रहा है डर। अब ये डर आपने थोड़ा सा ट्रांसफर कर दिया किसको, अंडर राइटर्स को, भाई संभाल लो, भाई संभाल लो, थोड़ी मदद करो भाइयों बहनों। तो वो हमारा क्या है, underwriters. If the public issue does not get fully subscribed, the project for which the fund are being raised cannot be implemented. आपने अगर शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए तो क्या करोगे भाई, आपने जो सोचा था कि ये पैसा आएगा तो कहीं लगेगा, वो प्रोजेक्ट आपके धरे के धरे रह जाएंगे वहीं पर। तो आप क्या करो बबुआ, आप चुपचाप से वो शेयर किसको दे दो, अंडर राइटर्स को दे दो। कुछ तो आप कर रहे हो काम, कुछ वो आपकी मदद करेंगे। तो अंडर राइटिंग हमारी शेयर्स की भी हो सकती है, अंडर राइटिंग हमारी डिवेंचर्स की भी हो सकती है। ठीक है, हाँ जी, ये आपका अंडर राइटिंग एग्रीमेंट होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है किसमें, जो हमारा ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं उनके बीच में और हमारी कंपनी। ये मैंने अभी आपको बताया, अंडर राइटिंग कमीशन मिलती है फुली, यानी कि सब आपने सारे के सारे शेयर। व्हेन द होल इशू इज अंडर राइटिंग बाय द अंडर राइटर इट इज कॉल्ड फुली अंडर राइटिंग। व्हेन ए पार्ट लाइक 75% ऑफ द होल इशू इज अंडर राइटिंग बाय अंडर राइटर इज कॉल्ड पार्शियल अंडर राइटिंग। जितने आपने शेयर इशू करे सारे के सारे किसको दे दिए, अंडर राइटर्स को, तो हमारा क्या है वो फुली पार्शियल, फुली। और जब आपने कुछ परसेंट जैसे कि 70%, 75%, 80% आपको दिए हैं किनको, अंडर राइटर्स को, तो हमारा वो पार्शियल अंडर राइटर्स। तो बच्चा लोग ये आपकी एंट्री है फॉर कमीशन ऑफ ब्रोकरेज। जब कमीशन और ब्रोकरेज ड्यू हो गई किस पर अंडर राइटर्स को देनी है, तो पहले एंट्री क्या करेंगे, देखो याद होगा मैं आपसे पूछूं रेंट पेड की एंट्री क्या करोगे, रेंट पेड की एंट्री क्या करते थे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, रेंट आउटस्टैंडिंग हो जाता तो एंट्री क्या करते थे, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ऐसे ही कमीशन ड्यू हो गई तो एंट्री करी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट टू ब्रोकर अकाउंट। और जब आपने पेमेंट करा तो ये पेमेंट किसके पास जा रहा है, अंडर राइटर्स के पास जा रहा है, ब्रोकर्स के पास जा रहा है। तो अंडर राइटर अकाउंट डीआर, ब्रोकर अकाउंट डीआर, टू बैंक अकाउंट, टू शेयर कैपिटल और टू डिबेंचर। डिपेंड करता है कि आपने शेयर्स दिए या डिबेंचर्स दिए। ठीक है ना। तो गब्बर आर्मी ये था आपका पूरा सेशन जिसमें आपने आज देखा रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ कंपनीज अकाउंट हमारे कॉर्पोरेट का। अगले लेक्चर में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहना, मस्त रहना, टाटा बाय बाय, सी यू, गब्बर आर्मी।